बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर इक़्तिदार का मौसम तो बहुत हसीन है, लेकिन लोगों के मिजाज में गर्मी पाई जा रही है। जिस तरह इलेक्शन के बाद चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो ये कहना कि नए किरदार तो सामने आ रहे हैं, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। कहते थे, हम जब सर्वे करते थे तो लोग कहते थे हमारी एक वोट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने तो वो इम्प्लीमेंट हर सूरत करना है। लेकिन देखिए, आपके वोट से फ़र्क पड़ता है। जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था, जिस शख्स को वो मुसल्लत करना चाहते थे, जिस शख्स को वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, आपकी वोट की ताकत ने, आप घरों से निकले, अपना हक इस्तेमाल किया और आपकी वोट की ताकत से अब वो शख्स चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहा। ये है वोट की ताकत, ये है लोगों की ताकत, ये है अवाम और कौम की ताकत। जब अवाम और लोग हजूम से कौम बन जाते हैं तो फिर उनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर देखें, ज़मीर जागने के भी सिलसिले जारी हैं। आपने 2 दिन पहले देखा था कि कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो PSL के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कहें कि रिगिंग धांधली तो उससे पहले उनको रोक दिया जाएगा। तो उन्होंने आकर वहाँ पर बात की, एडमिट किया कि जी मैं धांधली में शामिल था, मुझे सज़ा दी जाए। और उन्होंने बताया कि मेरे अलावा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इसमें बराबर के शरीक थे। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह नए बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लग रहे हैं। अब ये वाली बात कि किस तरह नए बैलेट पेपर पे ठप्पे लग रहे हैं, वो साबित इस तरह हो जाती है कि लक्ष्मी चौक की एक प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर की प्रिंटिंग राय साकिब खरल साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पकड़ी है। उन्होंने बड़ा कारनामा किया, वहाँ गए हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरह प्रिंट हो रहा था और कितनी तादाद में वो प्रिंट हो रहे थे। और उसके बाद जी एक नया PMLN जिस तरह कहती है कि शुरू हो जाती है और वो टूट पड़ी जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक बादशाह का दौर था, वहाँ पे कोई चोरी हुई, तो उन्होंने कहा चोर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो वहाँ पे जो उनका वज़ीर था उसने कहा, सारे लोगों को बुलाया था, उसने कहा भाई चोर वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। तो वहाँ जो चोर था ना, वो फ़ौरन उसने अपनी दाढ़ी में हाथ लगाया, तो इस तरह वो आइडेंटिफाई हो गया कि चोर यही है। तो अभी जिस तरह बैलेट पेपर्स आए हैं कि ये जो उन्होंने राय साकिब खरल साहब ने ये जो बैलेट पेपर प्रिंटिंग की स्टोरी ब्रेक की है और वीडियो उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में वायरल, तो उसके बाद जिस तरह PMLN की चीखें निकल रही हैं, तो साबित करें कि वही चोर हैं। क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये PMLN छपवा रही, भाई यहाँ पे छपवा रहे, अब कौन छपवा रहा है, किस लिए? अभी तो वो इन्वेस्टिगेट होना था, लेकिन वो पहले ही से शोर शराबा मचाना शुरू हो गए। तो जी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक और भी बात कही थी, चीफ़ जस्टिस भी इसमें शामिल है। तो चीफ़ जस्टिस वैसे तो TV बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ़ जस्टिस को वो पता चल गया और उन्होंने लोगों से मीडिया टॉक की। और मीडिया टॉक करने पर उन्होंने कहा कौन, किसने ऐसा कहा है, मैं नहीं जानता किसी को। तो जी वो नहीं जानते, वो बहुत बेखबर, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता होता हुकूमत बनी है कि नहीं बनी, उन्हें नहीं पता होता कि वज़ीर आज़म कौन है नहीं है। तो इससे बेखबर चीफ़ जस्टिस मैंने अपनी मतलब दुनिया की तारीख में नहीं मिला होगा, पाकिस्तान की तारीख में क्या, दुनिया की तारीख में इतना बेखबर चीफ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन इमरान नियाज़ ने एक पोस्ट की थी जिसमें वो कहते हैं कि जी वो सहाफ़ी जो उनसे प्रेस टॉक जो के साथ कर रहे थे, उससे पहले जब एक इनफॉर्मल टॉक्स हुई थी तो उसमें वो बाकायदा कमिश्नर साहब का नाम ले रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्रेस टॉक शुरू हुई, उन्होंने बाकायदा फॉर्मल टॉक वो की, तो वो उन्होंने एकदम से अनजान बन गए। तो अगर ऐसी बात है तो हमें चीफ जस्टिस को थोड़े से पॉइंट उनकी एक्टिंग पर भी देने चाहिए। हाँ, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो प्री पोल रिगिंग हुई है, क्या उसमें एक्सक्लूड हो सकते हैं चीफ जस्टिस साहब? एक पार्टी से उसकी सिंबल ले लेना क्या प्री पोल रिगिंग में नहीं आता? जब उमर नियाज़ी साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि जो कमीशन को ROs बनाए जा रहे हैं, आप इस पर स्टैंड लें, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि ये जो कमिश्नर्स हैं ये ROs नहीं बन सकते। तो इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कलअदम, चीफ जस्टिस ने ही कलअदम किया था और उल्टा इमरान नियाज़ी पर तौहीन अदालत लगा दी गई थी। तो अब नतीजा आपके सामने है, जब कमिश्नर ROs बनते हैं तो क्या होता है। और सुनने में आया कि बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे ROs ऐसे हैं जो ये गवाही देना चाहते हैं, वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं कि वो इस पूरी रिगिंग में शामिल थे, बाय फोर्स या किसी भी तरीके से शामिल थे। और जो हालात इलेक्शन के बाद बनते जा रहे हैं, वो मुक़्तदर जिन्होंने अपनी सिम दुरुस्त नहीं की। तो आज जस्टिस साहब हैं अख्तर कियानी साहब, जिनके लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका बाजियाबी लापता अफराद का केस चल रहा था,
तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी सही निशानदेही की है। उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ बताई हैं और बात वही है कि अगर वो सब कुछ लोगों ने अपनी सिमत दुरुस्त नहीं की, अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, तो जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की है वो वक्त दूर नहीं होगा। क्योंकि लापता अफराद के केस में प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कई बार कॉल किया, लेकिन कई प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं। हमारे काकड़ साहब बहुत मसरूफ़ है, वो आज भी मौजूद नहीं थे, जिस पर बरहमी भी दिखाई दी गई। और जज साहब ने ये भी फरमाया क्यों ना मैं एक टीम तश्कील दे दूं जिसमें DGISI, DGMI और DGFI शामिल किए जाएं, और उन्होंने वो कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अच्छा, उनके रिमार्क्स जो दिए हैं वो मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी, वो बताना चाहूँगी, क्योंकि वो रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं और वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो लोग कर रहे हैं और जो लोगों की फीलिंग्स है उसको सही तौर पे निशानदेही करते हैं। जी, वो कहते हैं कि सारे निज़ाम को पता है कि कौन क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, एवरीवन नोज़। हम सब खामोश हैं, आगे वो ये कहते हैं, लेकिन हम सब खामोश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको पता है, एक एक बंदे को पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा जानता है ये कौन है, लेकिन हम सब खामोश हैं। अच्छा, वो आगे कहते हैं कि जो आवाज़ उठाते हैं या वो अगवा हो जाते हैं, और हम अगर पूछते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, वो कहाँ चले गए, तो वो कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं छापा मारा था। तो वो उनका मैं पढ़ती हूँ कि जो आवाज़ उठाते हैं, अगवा हो जाते हैं, हम किसी से तो, और अगर हम केस सुनना शुरू करते हैं तो वो घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा सरकारी मुलाजमीन भी जवाबदाह हैं, चाहे वो सेक्रेटरी डिफेंस हो, इंटीरियर सेक्रेटरी हो, DGISI हो, ये सब सरकारी मुलाजमीन हैं और ये कानून से बालातर नहीं है, ये सब के सब जवाबदाह हैं। लेकिन ये सब लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, उन्हें लगता है कि वो हाकिम है और आवाम उनकी महकूम है, वो जो चाहेंगे जब चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन खैर से किसी जज ने तो हिम्मत की कि ये बात बताने की, ये आवाज़ उठाने की। और उसके अलावा वो कहते हैं कि हमें तो अपने शहरियों को चोरों और डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देना था, यहाँ तो हम अदारों को कह रहे हैं कि शहरियों को अगवा ना करें। आप देख लीजिए, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं और बड़े पावरफुल रिमार्क्स हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स भी हैं। और दुआ ये की जा सकती है कि अल्लाह ताला जज साहब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है, हमें डाकुओं से, चोरों से, लुटेरों से अपने मुल्क को बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हम उल्टा जी अपने ही इदारों को कह रहे हैं कि यार प्लीज़ शहरियों को अगवा ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि ये इदारे ही हैं जो शहरियों को अगवा कर रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म की इज्जत बहाल करने की ज़रूरत है। बच्चे भी इनकी कार्रवाइयों पर हंसते हैं, यही हो रहा है। मतलब जिस तरह से मुतवातिर से आप 2 साल के हालात देखें, जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिस तरह से FIR कट रही हैं और इतनी मज़ाहिया मुज़हिका ख़ेज़ FIRs होती हैं कि बच्चे भी समझ रहे हैं कि यार ये कोई प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ, कोई खेल रहे हैं। तो वाकई उनके रिमार्क्स आज के मैं कह रही हूँ ना, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी हैं, सख्त रिमार्क्स भी हैं, जो कि पूरी निशानदेही कर रहे हैं हमारी आज की सिचुएशन की। और आगे ये जो बता रहे हैं, जो उन्होंने शेर अफजल साहब भी आ गए थे मौजूद, और उन्होंने बताया था कि 3 बजे मेरे घर में किस तरह इन लोगों ने रेड किया है, दरवाजे तोड़े, जबकि हम सब घर में मौजूद थे और मैं एस्केप होने में कामयाब हो गया था। वो जज के सामने बैठकर उन्होंने सारा बताया। तो जज साहब ने कहा कि अगर हम पूछेंगे ना कि आपने रेड किए, तो वो साफ मुकर जाएंगे, नहीं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो वो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना, उन्होंने जो बात की और जो रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले वक्त की निशानदेही करें। क्योंकि अगर हम जो है अपना, जिस तरह मैंने पहले कहा, किबला दोस्ती का, उन्होंने कहा कि आप जिस तरह कर रहे हो, तो अगर आगे से लोगों ने मज़ाहमत करनी शुरू कर दी, उन्होंने वर्दी वालों को गोली मारनी शुरू कर दी, तो फिर क्या होगा। बात यही है कि ना पूरे शहर पर छाए तो कहना देखो, ये तो हर धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छाए तो कहना। यही बात उन्होंने कही है कि आज वो खामोश हैं, लेकिन जिस तरह से हरकतें हो रही हैं ना, एक सब्र का पैमाना होता है। तो अगर अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और आपने अपनी हरकतें ना छोड़ी, तो फिर यही वर्दी वालों पर ये अवाम उठेगी। आप जिसके घर में जाओगे वहाँ से आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, रूल एंड लॉ नहीं होंगे। क्योंकि जब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, अदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, तो फिर किसी की भी सुनवाई नहीं होगी ना। यहाँ पे तो जिसे कहते हैं जंगल का कानून होगा, जो मर्जी
चाहे कर सके। तो आप हमारे मुल्क में जो अभी अफरा तफरी मची है, चौधरी अदनान का कत्ल हुआ, लाहौर में फिर एक और कत्ल हो जाता है, जिस तरह खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, किसी को नहीं पता, ना मरने वाले को पता है वो क्यों मर रहा है और ना मारने वाले को पता है कि उसको क्यों मारा जा रहा है। कहते हैं कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। बात यही है कि यहाँ पे तो हर मोड़ पे लाशें मिल रही हैं, हर बच्चा पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जा रहा है रास्ते से गोली पड़ जाती है, लेकिन मारा किसने पता नहीं, कातिल कौन नहीं पता। और मुल्क के क्या हालात हैं, सिर्फ एक मफादात, एक वज़ीर आज़म के लिए बनने के लिए जितनी कठिनाई, मतलब जितने जतन किए जा रहे हैं, जिस तरह अवाम को यरमाल बनाया जा रहा है, तो ये वज़ीर आज़म का जो ओहदा है ना, वो कैदी नंबर 804 ने इन लोगों के लिए गले का तौक बना दिया है। एक गले की हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अब जी लोग कह रहे हैं जी आपने PMLN से आपने वज़ीर आज़म का ओहदा लेना ही लेना है, लेकिन उनके लिए जितनी परेशानियां हैं सामने, वो अगर इन हालात में वज़ीर आज़म का ओहदा ले लेते हैं तो ये उनके लिए आसान काम नहीं होगा, जितना वो फंसेंगे और जितना आवाम का रद्द अमल उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाम की सपोर्ट भी नहीं है। आवाम की सपोर्ट के बिना एक हुकूमत सख्त फ़ैसले नहीं कर पाती है, उसका एक बड़ा शदीद रद्द अमल फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन मजबूर हैं कि जी विक्ट्री स्पीच की थी, आप बनाओ हुकूमत, और अभी उनकी पीपल्स पार्टी से भी बातचीत चल रही है। हो सकता है मुमकिन तौर पे इसहाक डार आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और दूसरी तरफ जी PTI वालों ने भी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है सुन्नी इत्तेहाद वालों के साथ, और वहादतुल मुस्लिमीन राजा नासिर के साथ उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। और आज बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी लगे हुए थे इलेक्शन के हवाले से। वो जो लोगों ने अपीलें दायर की हुई थी कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे फॉर्म 47 नहीं है, तो देखते हैं कि क्या फ़ैसले आते हैं, क्या वाकई में वो फॉर्म 45 बुलवाएंगे, मंगवाएंगे और चेक करेंगे कि उसके मुताबिक फॉर्म 47 मिला है कि नहीं, या आज भी फॉर्म 45 पर बात नहीं होगी। क्योंकि पिछली जितनी भी समातें हुई हैं उसमें किसी जज ने नहीं कहा कि भाई यार मुझे सारे फॉर्म 45 दिखाओ या मंगवाओ। तो आज वो लोग मंगवाते हैं फॉर्म 45 और चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि देखें ना सारी पार्टियों के फॉर्म 45 एक जैसे हैं और PMLN के फॉर्म 45 एकदम ही अलग है और MQM के फॉर्म 45 टोटली अलग हैं। तो देखते हैं कि आज की क्या कार्रवाई होती है अदालतों में, किस तरह ये केस लेकर चलते हैं। और आज एक और भी इम्पोर्टेंट केस था जी इलेक्शन कलअदम का, और जिसने दरख्वास्त दायर की थी वो मौजूद नहीं हुआ, तो जिस पर जस्टिस साहब ने कहा हम तो ये कार्रवाई अब करेंगे, हम तो ये दरख्वास्त, अब ये केस तो हमने सुनने जाओ कहीं से भी जी इस दरख्वास्त गुजार को पकड़ कर लेकर आओ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखते हैं दरख्वास्त गुजार मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।